नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की शुरुआत करते हैं हम SCO से। SCO समिट चल रही है। शंघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, एशिया जो ममालिक है, वो ममालिक की मीटिंग का आगाज़ हुआ है। वहाँ पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी का इंकशाफ किया है। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। सजा साहब। जी देखिए, गुज़िश्ता रोज़ चीन के सरबराह से मोदी की मुलाकात हुई थी। हमारे मीडिया ने बड़ा शोर मचाया था कि रेड कारपेट उनका वेलकम किया गया है, उनका जो है बहुत ही वालिहाना खैर मकदम किया गया है, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये तो जो है देखिए एक रस्म है दुनिया की। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है, सारी दुनिया के कुछ बड़े लीडर वहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें पुतिन भी थे, जिसमें जो है यूक्रेन के सरबराह भी थे, जिसमें मोदी भी थे, जिसमें पाकिस्तान के सरबराह भी हैं। सभी के लिए जो है सरबराहों के लिए एक मतलब आपका हर एक का एक प्रोटोकॉल होता है कि रेड कारपेट पर सभी का इस्तकबाल होता है, सभी के लिए जो है उनको वेलकम करने का एक एहतमाम होता है, उनको जो है पूरे जोश व खरोश के साथ वेलकम किया जाता है। ये तरीका है। अब उस तरीक़े को आप ऐसा बता रहे हैं कि सिर्फ मोदी के साथ ये हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ। इस तरीके से देखिए, मीडिया ने जो है सारा फोकस ये रखा, हमारे मीडिया ने, कि मोदी के साथ बहुत ज़्यादा जो है चीन ने उनका बहुत इज़्ज़त अफजाई की, उनकी बहुत ही उनका एहतमाम किया, उनके लिए उनको बहुत सर पे बिठाया गया, इस तरह की जो है बातें। तो इन बातों में अहम मुद्दों को पसे-पुश डाल दिया गया कि हमारी सरहदें क्या हो रही हैं, हमारी सरहदों में मुदाखलत कैसे हो रही है, चीन हमसे क्या चाह रहा है, हम चीन से क्या चाह रहे हैं, वगैरह वगैरह। बहरहाल बाहमी मुज़ाकरात में हिंदुस्तान ने तो ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हम अपने ताल्लुकात मुस्तहकम करेंगे, हम दोस्ती को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन चीन ने हमसे किसी भी किस्म का कोई वादा नहीं किया। उनकी दो सूरतें हैं यहाँ पे। देखिए, आपकी खारिजा पॉलिसी, आपकी खारिजा पॉलिसी पर, किसी भी मुल्क की खारिजा पॉलिसी पर उस मुल्क की मईशत का इस्तेहकाम होता है, इन्हिसार जो है खारिजा पॉलिसी पर होता है। एक अरसे दराज तक, एक तवील अरसे तक आपके ताल्लुक़, हिंदुस्तान के ताल्लुक़ अमेरिका से बहुत ही अच्छे रहे, बड़े दोस्ताना रहे, यूरोपीय ममालिक से बहुत अच्छे रहे, बरतानिया से बहुत ही अच्छे। आज़ादी के बाद से हिंदुस्तान के ताल्लुकात इन तरक्की याफ्ता ममालिक से ताल्लुकात जो है बड़े अच्छे रहे। अचानक से टैरिफ का जो मसला आया, टैरिफ वॉर शुरू हुई, और फिर नरेंद्र मोदी हुकूमत में और फिर अमेरिकी इंतज़ामिया के दरमियान में जो है वो एक खलिश नज़र आई साफ तौर पर। इन हालात में क्या हिंदुस्तान का ये अपनी खारिजा पॉलिसी के तहत शंघाई कोऑपरेशन समिट में शिरकत करना ठीक है, रूस और चाइना के साथ, चीन के साथ अगर आप अपने ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, तो क्या इन ताल्लुकात का असर वो जो आपके कदीम दोस्ताना ताल्लुकात अमेरिका से हैं और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक से हैं, उस पर नहीं पड़ेगा? यकीनन देखिए, सीधी सी बात है कि गलवान का वाक़या हुआ, हम उसको फरामोश नहीं कर सकते। बिल्कुल। चीन ने हिंदुस्तान के कई इलाकों के नाम बदल दिए, हम उसको भी फरामोश नहीं कर सकते। चीन ने एक नया नक्शा जारी किया जिसमें हिंदुस्तान के कई इलाकों को उसने अपना हिस्सा बताया, वो भी जो है एक बहुत बड़ा मसला था। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मोदी के आने के बाद इंडिया का झुकाव, इंडिया की खारजा पॉलिसी का झुकाव, या फिर मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी का झुकाव अमेरिका और इजराइल की तरफ ज़्यादा रहा है। अब अमेरिका को देखिए, आपको भी याद होगा कि जब मोदी गए थे वहाँ पे, तो अब की बार ट्रंप सरकार का नारा आपने दे दिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं, मेरी नज़र में नरेंद्र मोदी की बहैसियत वज़ीर आज़म वो सबसे बड़ी और फाश गलती है। फाश गलती भी है, नाकामी भी है, अहमकाना हरकत भी है। सारी दुनिया ने जो है इस हरकत का मजाक उड़ाया कि एक सरबरा मुल्क का दूसरे मुल्क में जाके इस तरह से जो है अपना अहमकाना हरकत नहीं करता। देखिए, इलेक्शन उनका अपना मसला है, वहाँ कौन आएगा कौन जाएगा ये आप तय नहीं कर सकते, और आप इस बुनियाद पे वहाँ पॉलिटिक्स भी नहीं कर सकते। इलेक्शन का माहौल था, आपने ऐलान कर दिया कि अब की बार ट्रंप सरकार
और इत्तेफाक से बाइडन की सरकार आ गई जी, ट्रम्प की सरकार चली और गई। फिर उसका खामियाजा भी भुगता हिंदुस्तान ने। आज तक हम भुगत रहे हैं। हिंदुस्तान ने बहैसियत एक अजीम जमहूरियत है, उसका जी खामियाजा इस सूरत में भुगता कि वहां से दावतनामा, क्योंकि नए सदर की जो हलफ बर्दारी तकरीब होती है उसमें हिंदुस्तान के वजीर आजम को मदऊ किया जाता है, उसमें मदऊ नहीं किया गया। जो बाइडन की जो सदारती तकरीब थी हलफ बर्दारी की, उसमें मदऊ नहीं किया गया। अच्छा। और बहुत सारे मबातें हुई, बहुत सारी कोशिशें, उसके बाद एक दावतनामा सफीर के नाम मौसूल हुआ। जी, अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि ट्रम्प फिर जीत के आए तो उस वक्त भी हमें दावतनामा नहीं मिला। ये कमाल की बात है। तो आप ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम की जो बात होती है वो यहाँ पे सादिक साबित नजर आ रही है। और अब इन हालात में, क्योंकि हिंदुस्तान में बढ़ती बेरोजगारी है, महंगाई है, फिर और बहुत सारे नए नए जो क्या बोलना चाहिए टैक्सेस है जीएसटी की शक्ल में या फिर दूसरी शक्लों में जो है, अशकाल में जो है, वो पेनाल्टीज है या फिर आप अगर यूपीआई पेमेंट्स है, यूपीआई पेमेंट्स में अगर ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, तो उस पर भी कुछ 2%, 3% इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पे ऑफिशियली ये बातों का ऐलान नहीं हुआ है मगर नजर आ रही हैं। तो इन हालात में अगर क्या हम किसी एक मुल्क की तरफ अपना ज्यादा झुकाव बताने के लिए ये दुरुस्त कदम साबित होगा? देखिए, पहली बात यह है जबीर साहब के मोदी ने ट्रम्प से ज़बरदस्त, अमेरिका से बहुत वालेहाना अमेरिका की तरफ कदम बढ़ाए थे और ऐसा मालूम हो रहा था कि हम अब पुरानी चीज़ों को भूल जाएंगे, हम अमेरिका से दोस्ती करेंगे। अरे हजरत सजाद साहब, मैं माजरत रोक रहा हूँ, इंतहा तो ये हो गई थी, हमने अपनी आंखों से देखा है मोदी के डोनाल्ड ट्रंप के मुजस्समे बनाकर डोनाल्ड ट्रंप की पूजा की जा रही थी, बिल्कुल अंधभक्तों की जानिब से। हाँ बिल्कुल। और ये भी हुआ इलेक्शन में, आपने देखा होगा कि इलेक्शन में यहाँ पे ट्रम्प के जीतने के लिए उन्होंने जो है खुसूसी पूजा का बिल्कुल जो है ये एहतमाम किया था, पूजा का खुसूसी। तो बहरहाल बहुत कुछ हो गया। उसके बाद ये हुआ कि ट्रम्प आ गए इक़्तिदार में। आने के बाद पहले ही दिन से ट्रम्प जो है गाली गलौज का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिया के ख़िलाफ़। और आपने भी देखा कि कैसे उन्होंने इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान किया और कैसे हिंदुस्तान के जो वहाँ पे जो है काम करने वाले लोगों को कैसे उन्होंने हाथ पैर बांध के जो है एक माल बरदार जहाज़ में हिंदुस्तान जो है एक्सपोर्ट किया उन्होंने। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे एक खौफनाक मुजरिमीन हैं। उनको देखिए, गैरकानूनी तौर पर बहुत सारे लोग जाते हैं मुल्कों में, जाके रह जाते हैं। और अमेरिका की तो रवायत है, अमेरिका में आमतौर पे कहा जाता है कि लोग जाते हैं विज़िट वीज़ा पे और वहाँ रह जाते हैं। बहुत सारे लोग सरहद अबूर करके भी जाते हैं, दुनिया भर के लोग वहाँ पर अमेरिका में जाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के साथ ऐसा रवैया क्यों अख्तियार किया गया? वज़ीर-ए-आज़म ने कभी इस पे बात करने की जहमत गवारा नहीं की कि हिंदुस्तानी शहरियों को हाथ पैर बांध के, पैरों में बेड़ियां डाल के, हाथों में हथकड़ियां डाल के ऐसे जहाज़ों में भेजा गया जिसमें सामान भेजा जाता है। जहाज़ों में दरियाँ बिछाई गई और दरियों पे उन्हें जो है बिठा दिया गया, ज़मीन पे उनको जहाज़ की ज़मीन पे बिठा दिया गया और वो जहाज़ पहुँचता है अमृतसर और अमृतसर से उनको उतारा जाता है बेड़ियों की उसी हालत में। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह का जो है रवैया इंडिया के साथ ट्रम्प की सरकार ने किया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो गाली गलौज शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि आपने रूस से तेल नहीं लेना है। फिर उसके बाद ये मामला इतना आगे बढ़ता है कि वो कहते हैं कि हम आप पे 25% टैरिफ आयद कर देंगे। फिर उसके बाद जो है सिचुएशन आती है, अचानक हिंद पाक जंग हो जाती है, पहलगाम का वाक़या होता है। फिर उसके बाद हिंद पाक जंग हो जाती है। जंग के 2-3 दिन के बाद ट्रम्प का जो है बयान आ जाता है कि हमने जंगबंदी करा दी है, 5 बजे से जंगबंदी हो जाती है 5 बजे से। उसके बाद से लेके आज तक हर दिन एक नई गाली ट्रम्प दे रहे हैं इंडिया को और हम जो है हर दिन खौफ का शिकार हैं। तो इस सिचुएशन में जब आप पे 50% टैरिफ आयद कर दिया गया और इम्प्लीमेंट भी हो गया टैरिफ है, इस सिचुएशन में आप अपना क़िबला बदलने की कोशिश करेंगे तो सामने वाला आपको जो है भाव नहीं देगा। ये जो है मोदी को समझना चाहिए। देखिए, यकीनन हिंदुस्तान माजी में मनमोहन सिंह की सरकार में दुनिया का एक मुस्तहकम जो मुल्क था माशी तौर पे, लेकिन अब लाख मोदी दावा कर लें कि हम जो है दुनिया के लीडर हैं, हम दुनिया में जो है बहुत ताकतवर माशियत रखते हैं, हम जो है बहुत तरक्की याफ्ता हैं,
लेकिन जैसा कि बहुत सारे जो है माहिरीन ने कहा है, मुआशी माहिरीन ने, कि शुतुरमुर्ग जो है रेत में अपने मुंडी छुपा के ये नहीं कह सकता कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। बिल्ली आंखें बंद करके दूध पी के ये नहीं समझ सकती कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। सारी दुनिया जान रही है कि हिंदुस्तान की मैशियत किस तरह की नाजुक सूरत हाल से देखिए, आप देखिए, आप इनकी खारिजा पॉलिसी जो है, खास तौर पर नरेंद्र मोदी इंतजामिया की खारिजा पॉलिसी एक कमजोरी, एक कोताही, एक गफलत इसको हम बोल सकते हैं। आप उन मुमालिक से कुर्बत हासिल कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग दिया, हथियार सप्लाई किए, और हर वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में जब भी जरूरत पड़ी, हिंदुस्तान को जब जब जरूरत पड़ी, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को उसका असली चेहरा दिखाने के लिए रूस और चाइना, ये दोनों ममालिक ने पाकिस्तान के साथ, या तो पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई दिए या फिर वो तहरीक से हट गए, वॉकआउट कर दिया इन लोगों ने। तो और फिर ये देखिए, ये बात रोशन है, ये वाजे है कि जो जिस किस्म की भी मदद पाकिस्तान को मिलती है, हथियारों के मामले में हो या मालिया की फराहमी के मामले में हो, वो रूस और चाइना के जरिए से ही आता है। तो जब आपको पता है, आप ये सोच रहे हैं कि चाइना और रूस से कुर्बत हासिल करके पाकिस्तान को इक्का तन्हा खड़ा कर देंगे, यकीनन आपकी ये हिकमत अमली अगर कामयाब हो जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आप इस वक्त दबाव में हैं, दबाव की सूरत में अगर चाइना और रशिया के आप करीब जाने की कोशिश करते हैं तो वो उससे फायदा उठाएंगे। बिल्कुल फायदा, आपकी जो कुर्बत हासिल करने की कोशिश है उससे चाइना और रशिया दोनों फायदा उठाएंगे, और यही हो रहा है। अब आप देखिए, इस अभी जो ये जो इजलास हो रहा है, सरबराह इजलास, इस इजलास में वज़ीर आज़म ने एक ही बयान दिया कि पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहा है, एक्सपोज कर रहे हैं कि जो है दहशतगर्दी दुनिया के लिए, अमन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। तो ये मुद्दा नहीं है चीन का। आप देखिए, जब जंग हुई थी इंडिया पाक की, तो उस वक्त हिंदुस्तानी दिफाई माहिरीन ने कहा था कि इस जंग में इंडिया को उस वक्त मुश्किल दरपेश आई जब चीन के नए नए तैयार करदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी से, एआई की टेक्नोलॉजी से तैयार करदा मिसाइल जो है इंडिया के लिए बहुत खौफनाक साबित हो रहे हैं, और हमारे जंगी तैयारे वहाँ जाके लौट के आ रहे हैं, और जंगी तैयारों के पायलटों को ये कहते सुना गया कि हम अंधी लड़ाई नहीं लड़ सकते, हमारे सामने जो मिसाइल आ रहे हैं वो रेडार पे नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो एआई से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से तैयार करदा मिसाइल है, और वो मिसाइल किसने फराहम किए? चीन ने। ये आप जानते हैं। और उसी चीन में देखिए, आप दहशतगर्दी जो है अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये कह रहे हैं कि एससीओ में वजीर आजम नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, और चाइना में कह रहे हैं। चाइना का एक इलाका है जहाँ पर मुसलमानों के साथ जुल्म और ज्यादती होती है, दहशतगर्दी वहां पर जारी और सारी है। आप रशिया का, आप रूस से आप कुर्बत हासिल कर रहे हैं, रशिया का जितना जो जुल्म ज्यादती है और दहशतगर्दी है रशिया की, अगर ये अब हम तवील दास्तान है उसकी, बोस्निया, चेचनिया, ये तमाम ममालिक जो है यूएसएसआर से कटकर जब बने हैं, तो यहाँ पर जो दहशतगर्दी रूस ने की है उसका माजी में कहीं नजीर नहीं मिलती। तो आप एक तरफ ये दहशतगर्द ममालिक के साथ इजलास में बैठकर दहशतगर्दी को अमन के लिए खतरा बता रहे हैं, दूसरी बात यह है कि अंदरून मुल्क के अंदर जो है जिस किस्म की दहशतगर्दी जो 2014 के बाद से शुरू हुई है, मॉब लिंचिंग के नाम से, बिल्कुल, चलती ट्रेनों में नमाज पढ़ने वालों पर गोलियां चलाने के नाम से, बिल्कुल, घरों को मुनहदम करने के नाम पर, बुलडोजर घरों पर जो दहशतगर्दी हुई है, फिर मणिपुर, आप मणिपुर में जो जिस किस्म की दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है, तो आप ये तमाम चीजों को देखें, दहशतगर्दी अमन के लिए यकीनन खतरा है, मगर दहशतगर्दी को रोकने के लिए किस किस्म के इक़दाम अंदरून और बैरून मुल्क उठा रहे हैं उस पर भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, अब देखिए, सारे लोग जो हैं, जो तनकीद निगार हैं, उनका ये कहना है, नक्कादों का ये कहना है कि मोदी की इस तकरीर में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड करदा टेररिज्म की तो बात हो रही है, लेकिन इस मुल्क में जो हालात हैं उन हालात पे बात नहीं हो रही है। और फिर सबसे बड़ा मसला उन्होंने ये बयान किया कि जिस तरीके से चीन हिंदुस्तान की सरहदों में दाखिल हो रहा है
और सरहदों पे अब हम गुलवान के वाक़े को भूल नहीं सकते कि कैसे जो है गुलवान में 20-21 सिपाहियों को जो है शहीद कर दिया गया था। कि देखिए उन्होंने गोली इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि सरहद पे चूँकि एक एग्रीमेंट था इंडिया चाइना का कि सरहद पे हम गोली इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन्होंने गोली इस्तेमाल नहीं की। लेकिन लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने साथ जो हथियार लाए थे, वो उन हथियार मतलब जो डंडे वो लाए थे या जो उनके अपने हथियार थे, उन हथियारों पे नोकीली कीले गाड़े गए थे और उन कीलों से उन्होंने हमारे सिपाहियों के सरों पे वार किए, जिसकी वजह से हमारे सिपाहियों की मौत हुई। तो इतना खौफनाक जो है दहशतगर्दी वहाँ पे सरहद पे पेश आई है हमारे सिपाहियों के साथ। तो यहाँ देखिए, जब तक हम दो टोक बात नहीं करेंगे, जब तक हम डिप्लोमेसी करते रहेंगे, देखिए सबसे बड़ा मसला ये है कि इंडिया में भी, मुल्क में भी इलेक्शन के दौरान हमने देखा कि मोदी कैसे बात बदलते हैं, कैसे एक लम्हे को क्या बात होती है उनकी, यहाँ वो कोई और बात करेंगे, यहाँ कोई और बात करेंगे और डंके की चोट पे झूठ बोलेंगे, डंके की चोट पे कहेंगे कि तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, डंके की चोट पे कहेंगे कि जो है वो जो है तुम्हारा मुल्क छीन लेंगे, वो ऐसा करेंगे, ये ऐसा करेंगे। तो यहाँ देखिए आदमी जब अपने मुल्क में जो है अपनी आवाम के साथ वो फेर नहीं होता, तो फिर क्या सारी दुनिया बेवकूफ़ तो नहीं है कि आपकी वहाँ आलमी जो है स्टेज पे बैठ के होने वाली बातचीत को लोग जो है बहुत ही संजीदगी से लेंगे, वो इसको भी एक जुमला समझेंगे। जब 15 लाख के बारे में अमित शाह होम मिनिस्टर से पूछा गया तो उन्होंने कहा वो तो एक जुमला था। तो जब आप देखिए सारी दुनिया ये देखती है कि मुल्क का सरबराह कैसा है और उसकी बातचीत, आप चीन को देखिए, चीन के सरबराह को आप कभी भी बेतुकी बात करते हुए नहीं सुनेंगे। आप तमाम आलमी सरबराहान को देखिए, बिल्कुल, आप रूस के सरबराह को देखिए, कभी कोई बेतुकी बात। पुतिन की जबान से दुनिया में दो लोग हैं, वजीर आजम और सदर की हैसियत से दो लोग हैं जो कब क्या कह दें ये किसको भी अंदाजा नहीं है इस बात का, और बेतुकी बात करते हैं। एक वजीर आजम नरेंद्र मोदी, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर। ये दोनों से आप किसी भी बात की तवक्को कर सकते हैं, ऑफ रिकॉर्ड या ऑन रिकॉर्ड, ये दोनों भी कुछ भी बात कर सकते हैं और बाद में फिर उसको जुमला करार दे दिया जाता है। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट हो रहा है, वहां पर आप देखिए पाकिस्तान को दहशतगर्द कह रहे हैं, आप ये तवक्को कर रहे हैं कि चाइना और रशिया इस लड़ाई में आपके साथ खड़े, मगर उस इजलास में पाकिस्तान खुद मदऊ है। हाँ बिल्कुल, शहबाज शरीफ खुद उसमें शरीक है, मौजूद है वहाँ, वजीर आजम पाकिस्तान जो है उसमें शरीक है। आप किस तरीके से ये तवक्को कर सकते हैं आप कि भाई वहां पर जो है आपका साथ दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए अब तो ऐसी सूरत हाल हो गई है कि अमेरिका भी पाकिस्तान का साथ देना चाहता है, इस तरह की सिचुएशन हो गई है। अमेरिका को लगता है या फिर जो है बाकी दुनिया को लगता है कि पाकिस्तान जो है मादनियात के ज़ख़ीरे रखता है, उनको लगता है कि वहाँ तेल निकल रहा है। चीन को लगता है कि ग्वादर की बंदरगाह से मैं बाकी दुनिया में सामान सप्लाई करने के लिए बहुत आज़ाद रहूँगा और बहुत सस्ते में सामान सप्लाई करने का एक रास्ता मुझे यहाँ से मिला है। तो चीन का मफाद पाकिस्तान से जुड़ा है और फिर अमेरिका का मफाद भी पाकिस्तान से जुड़ा है। और रूस की डिप्लोमेसी आप देखिए, अभी तक की अगर हम तारीख उठा के देखें तो रूस ने कभी भी इस एरिया में, ख़ास तौर पे जनूबी एशिया के इलाके में, उसने जिस तरह की पॉलिसी अपनाई है, उसने खुल के कभी भी किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की। बहुत ही डिप्लोमेसी। लेकिन रूस का ये मौक़िफ़ हमेशा पाकिस्तान की हिमायत में रहा है जी। आप जब कभी ज़रूरत, मैंने अभी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में जब कभी ज़रूरत पड़ी, या तो रूस आपको पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दिया या फिर हिंदुस्तान की जानिब से शुरू की गई तहरीक को वॉकआउट उसने कर दिया है। मगर देखिए आप, ये है कि पाकिस्तान की मदद के ज़रिए एक ये हिकमत अमली रूस की ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान के ज़रिए से हिंदुस्तान को डराकर अपने करीब करे, और फिर ये जिस तरीके से क़ुर्बत बढ़ रही है हिंदुस्तान की और रशिया के दरमियान में, जो क़ुर्बत बढ़ रही है, पुतिन और नरेंद्र मोदी जो इतना करीब आते जा रहे हैं रोज़ बरोज़, ये उसी हिकमत अमली की कामयाबी का नतीजा हो सकता है। सीधी बात है दबी साहब, सीधी बात है। हर कोई जो है, चाहे वो चीन हो चाहे रूस हो, आज जो दुनिया के ताकतवर मुल्क हैं, तो वो ताकतवर मुल्क बने रहना चाहेंगे तो हर किसी का यही पॉलिसी होगी कि मैं अपने पड़ोसी से या इन मुल्कों से मफाद हासिल करूं।
उनका देखिए, उनका ये कहीं भी एजेंडा नहीं होगा कि हम इनके साथ जो है मतलब है कि इनके साथ हम जो है वफादारी करें या इनकी सपोर्ट करें या इनकी हिमायत करें या इनको फ़ायदा पहुंचाएं। उनका सीधा एजेंडा ये होगा कि पॉलिसी ऐसी इख्तियार करो, खारिजा पॉलिसी, कि इन लोगों के साथ ताल्लुकात भी रहें और इनसे हम फ़ायदा हासिल करते हुए रहें किसी ना किसी नहज पे। अब जैसे इंडिया ही की बात ले लीजिए, इंडिया रूस से मुसलसल तेल ले रहा है। अमेरिका की धमकियों के बावजूद इंडिया रूस से तेल ले रहा है और हमेशा इंडिया ने आलमी प्लेटफार्म पे ये कहा है कि हम अपने मुल्क के मफाद के तहत काम करने के लिए आज़ाद हैं। तो जब तुम अपने मफाद के तहत काम करने के लिए आज़ाद हैं और आपको वहाँ से सस्ता तेल मिल रहा है, आप वो ख़रीद रहे हैं, तो फिर आप सवाल यहाँ ये होता है कि आप किसी से बिलावजा क्यों तवक्को रखेंगे कि वो आपका साथ खड़ा है, वो आपकी सपोर्ट में है। तो वो आपकी सपोर्ट करेगा तो उसका भी कोई ना कोई आपके साथ फ़ायदा हो, मफाद हो, कोई ना कोई जो है उसका सिचुएशन हो। देखिए, इंडिया ने ऐसी सिचुएशन आज बनाई ही नहीं है कि रूस या चीन आपके साथ खड़ा रहे। देखिए, हम माजी की अगर हम बात करें, नेहरू की अगर हम बात करें, इंदिरा गांधी की हम बात करें और भी दीगर लीडरान की हम बात करें, तो वो बार बार ये कहते थे कि पड़ोसी बदला नहीं जा सकता जी। वो कहते थे कि पड़ोसी बदला नहीं जा सकता, इसलिए हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि पड़ोसियों के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर रहे। जब इंडिया चीन की जंग हुई थी 67 में, तो उस वक्त भी लाल बहादुर शास्त्री ने यही कहा था कि जंग के खात्मे के बाद कि हमें अपने पड़ोसी को बदलना नहीं है, ना तो हम यहाँ से कहीं जा सकते हैं, ना हम उस पड़ोसी को बदल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको अपने पड़ोसी के साथ रहना है, तो हम अपने पड़ोसी के साथ अमन अमान के साथ रहें। इस तरह की हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। तो माजी में ये पॉलिसियाँ रही हैं, लेकिन अब हाल में आप देखिए, पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी, चीन से हमारी दुश्मनी, श्रीलंका को हमने दुश्मन बना लिया, नेपाल को हमने दुश्मन बना, जितने पड़ोसी हैं सारे के सारे पड़ोसियों के साथ जो है मोदी सरकार ने ताल्लुकात ख़राब किए। अब अमेरिका के साथ आपने ताल्लुकात बनाए, आपने सोचा कि ये बैनुल-अक़वामी पुलिसमैन है, ये दादा है दुनिया का, हम इसके साथ रहेंगे तो ये सारे के अतराफ़ के लोग हैं, ये हमसे डरते रहेंगे, ये हमसे खौफ खाएंगे और हमारी जो है दुनिया में बड़ी इज़्ज़त होगी। तो उस दादा ने आपके साथ क्या किया, ये तो सब साफ खुल के नज़र आ रहा है। उस दादा ने, जिस दादा के साथ आपने खड़े होने के लिए अपनी पॉलिसी बदली, अपने पहलवान के भरोसे पे मैदान में उतरे थे, पहलवान खुद मैदान छोड़ के भाग गया। बिल्कुल यही हुआ, यही हुआ आज यही हुआ कि जो है आज ट्रम्प हर दिन हर सुबह जो है एक नई धमकी देता है। 50% तारीफ तो आयद कर दिया उसने, यकीनन 50% तारीफ आयद हो गई है। शायद उसके असरात ये माह सितंबर के आगाज से ही, आज से ही सारिफीन को और फिर दुकानदारों को, ताजरीन को, कारोबारियों को, तमाम को इसके असरात आज से दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। सैयद साहब, आपने कभी सुना है कि किसी आदमी को सजा हुई और उसके मरने के बाद वो बाइज्जत बरी हुआ? बिल्कुल। एक वाकया नागपुर का है, ये नागपुर का जरी पटका खबरस्तान में कमाल अहमद, वकील अहमद अंसारी, एक मुनफरिद वाकया है। वो जो अदालत ने इन्हें बरी किया है, 2006 मुंबई बम धमाकों में इन्हें गिरफ्तार किया गया था, मुल्जिम बनाया गया था। 2025 21 जुलाई को इनका इंतकाल हो गया, कमाल अहमद, वकील अहमद अंसारी। तो जब अदालत ने फैसला सुनाया तो इनके ये जो मरहूम के घर वाले हैं, वो घर वालों ने नागपुर में जरी पटका खबरस्तान है, वो खबरस्तान में इनको दफन किया गया था। वहां पर जाकर खबर के सामने खड़े होकर वो घर वालों ने अदालत का ये फैसला सुनाया। देखिए यकीनन ये एक जो है एक दिल दहला देने वाला वाक़या हम कह सकते हैं। इस वाक़े को हम दर्दनाक भी कह सकते हैं। इस वाक़े से हम ये भी जो है कहानी निकाल सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि कैसे 7/11 के जो है मुंबई ट्रेन धमाकों के जो मुंबई ट्रेनों में जो धमाके हुए थे, उसमें कैसे जो है लोगों को फंसाया गया। 12 लोगों को जो है इसमें मुल्ज़िम बनाया गया था। मकूका के तहत जो है उन पर 2015 में मुकदमात आयद किए गए थे और फिर जो है 21 जुलाई 2025 में जो है मुंबई की हाई कोर्ट जो है उनको सबूत ना होने की बुनियाद पे जो है उनको बरी कर देता है।
यकीनन देखिए उनकी ज़िंदगी के 12-15 साल जो है, 15 साल उनकी ज़िंदगी के कीमती साल जेल में गुजर जाते हैं। 2006 में जो है ये धमाके हुए थे, मुंबई की ट्रेनों में धमाके हुए थे और 2006 के बाद उनको हिरासत में लिया गया था। पूरे 12 के 12 मुसलमान थे और उनको जो है दहशतगर्द करार देते हुए उन पर मकूका के तहत जो है मुकदमा दर्ज कराए गए थे। तो बहरहाल एक लंबी लड़ाई भी सुनाई गई, बिल्कुल बिल्कुल मौत भी सुनाई गई थी। वहाँ की अदालत ने, मुकामी अदालत ने सजाए मौत सुनाई थी। इसी को सजाए मौत को चैलेंज करते हुए मुंबई हाई कोर्ट से तमाम रुजू हुए थे। कमाल अहमद, वकील अहमद अंसारी जो है, इनका तो इंतकाल हो गया था। जी बिल्कुल, के उनका जो है इनका जो तहवील में इनके मौत हुई है। कमाल अहमद वकील अदालती तहवील में मौत हुई है जी। जहाँ तक मेरा ख्याल है 2 साल, शायद 2 साल उन्होंने जेल में गुजारे और वहीं उनकी जो है मौत हो गई। तो बहरहाल उनको जो है, चूँकि उनका ताल्लुक़ नागपुर से था तो उनको नागपुर के कब्रिस्तान में जो है उनकी तदफीन अमल में आई थी। और अफसोस के आज जो है उनकी कब्र पे जाके उनकी फैमिली के लोग जो है पढ़ के सुनाते हैं मुकदमा जो उनको बरी किया गया था। वो बार बार कह रहे थे, लोग कह रहे हैं कि वो बार बार कह रहे थे कि मैं बेकसूर हूँ। वो परेशान थे कि मुझे क्यों जो है ज़बरदस्ती इस केस में फंसाया जा रहा है। तो देखिए, यकीनन देखिए, बेकसूर आदमी को ज़्यादा सदमा होता है जब वो इस तरह के जो है झूठे मुकदमात में जब उसको फांस के जेल में डाल दिया जाता है। तो शायद गालिबन उसी सदमे से उनकी मौत हुई थी। तो उनकी फैमिली वालों ने सोचा कि जाके कब्र पे जो है हम सुनाएंगे फैसला अदालत का, तो शायद उनकी जो है रूह को तस्कीन होगी, उनको मतलब ये बात अफसोसनाक है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर मुसलमानों को फर्जी मुकदमात में मुलविस किया जाता है, उन्हें माखूज किया जाता है, गिरफ्तार, सजा सुनाई जाती है। फिर बाद में ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं। मालेगांव का वाकया सामने आया था इससे पहले, और ऐसे बेशुमार वाकयात है। पहले फंसा दिया जाता है, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। नौजवानी में वो गिरफ्तार होते हैं और बुढ़ापे में जब वापस रिहा होते हैं, बाइज्जत बरी होते हैं, जब तक उनका सब कुछ सरमाया, इज्जत, शोहरत जो है वो तमाम चीजें लुट जाती हैं। तो इस तरीके का इंसाफ, इस तरीके के इंसाफ जो है, ऐसे इंसाफ से समाजी जो इस्तेहकाम है, तवाज़ुन है, वो यकीनन समाजी इस्तेहकाम और तवाज़ुन दोनों में खराबी पैदा होगी। एक वाकया राजस्थान के बीरमार से है, वहां पर 8 साल बच्चे को इसलिए पीटा गया। आप देखिए, समाजी इंसाफ की बात तो हम करते हैं, सोशल जस्टिस की हम बात तो करते हैं, मगर महज वो 8 साल का बच्चा दलित था और उसने पानी के घड़े को हाथ लगाया, इसलिए उसको झाड़ पर उल्टा लटकाकर ऊपर नीचे किया गया और उसकी माँ, उसकी दादी पर हमला किया गया। फिर भी आप समाजी इंसाफ की बात करते हैं। बिल्कुल, इससे पहले इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या हो सकती है? जी बिल्कुल। एक तरफ आप एक शख्स को उसके मरने के बाद उसको आप बाइज्जत बरी कर रहे हैं, दूसरा ये कि महज दलित है, छोटी जात का है, 8 साल का बच्चा है और वो पानी के घड़े को हाथ लगाता है तो उसको आप पीटते हैं, उल्टा लटकाकर बेरहमी के साथ मारते हैं और उसे झूला उल्टा लटकाकर झाड़ से झूला देते हैं, उसे, उसकी माँ को, उसकी दादी को मारते हैं। अजियत देते हैं आप दलितों के साथ, ये रवैया आपका है। तो देखिए कितना खौफनाक। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है, उस ज़माने में लोग कहते हैं कि उस ज़माने में तो दलितों के जो है गले में घड़ा डाल दिया जाता था मिट्टी का। भीमा कोरेगांव जो है वो इलाका, कोरेगांव का, भीमा कोरेगांव का इलाका है, वहां पर ये जो आप वाकया सुना रहे हैं उसकी यादगारें बनी हुई। जी बिल्कुल, देखिए इतनी दर्दनाक जो है सिचुएशन दलितों के साथ की गई और आज भी ये जो है हो रहा है। अफसोस का मकाम है कि एक जानिब तो आप जो है हिंदुत्व के नारे लगाते हैं और दूसरी जानिब इस मुल्क में दलितों के साथ ये रवैया रवा रखा जा रहा है। देखिए, 1 साल पहले भी इसी नौइयत की खबर आई थी मध्य प्रदेश से कि स्कूल में एक बच्चे ने घड़े से, उस घड़े से पानी पी लिया, एक घड़े से जो स्कूल में रखा था बच्चों के लिए। आपका जो पहला जुमला था उस घड़े से सही था, वो आला जात के बच्चों के लिए घड़ा था, उस घड़े से तो पानी पी लिया। तो टीचर ने उसको मारा था, नंगा करके मारा था टीचर ने, इतना लोहे की रॉड से उसको पीटा गया था। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस नौइयत की जो है ये दलितों के साथ रवैया अपनाया जा रहा है और इस मुल्क में। फिर आप बात करते हैं रवादारी की, फिर आप बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, फिर आप बात करते हैं कि हम जो है बहुत अच्छी हुकूमत चला रहे हैं। आप जो है ऐसे दावे करते हैं SC ST BC के मसीहा बनने की आप कोशिश करते हैं। बिल्कुल कोशिश करते हैं आप।
और आपको याद होगा कि एक दलित नौजवान पे जो है पेशाब किया गया था जी। तो इलेक्शन था तो जी। चीफ मिनिस्टर जो है उसको अपने घर में बुलाते हैं, उसके पैर धोते हैं, उसके बाद न जाने कितने बार उन्होंने जो है नहाया होगा। उसका इनाम भी उन्हें मिला और बिल्कुल, वो आज राज्यसभा के मेंबर बने, फिर वजीर भी बन गए। बिल्कुल, आज मरकजी वजीर हैं वो। जी, तो यकीनन हमें इशारा भी मिल गया सज्जा साहब। एक 3 छोटी जो खबरें हैं जिस पे सरसरी तस्करा जिसका कर लेंगे ज़रूरी है। मालेगांव सेंट्रल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक नया वोटर आया है, मोहम्मद अब्दुल करीम नाम है, मगर जो तस्वीर है वो थानूस की तस्वीर है, वो उसको वोटर बना दिया गया है। जब राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, धांधलियाँ हो रही हैं, बदउनवानियाँ हो रही हैं, तो इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी से माफ़ी मांगने की बात करता है या फिर हलफनामा लिख कर देने की बात करता है। जब थानूस को अगर वोटर बना दिया गया है तो फिर इस गलती को किस तरीके से ये तस्लीम करेंगे इलेक्शन कमीशन, मालूम नहीं है। हर रियासत से ये चॉकिंग जो है खबरें आ रही हैं, वाकई चौंका देने वाली खबरें आ रही हैं कि कोई ना कोई एक नई चीज हुई। किसी एक घर में 80 वोटर हो गए हैं, किसी एक फैमिली में 1,120 वोटर का नाम दर्ज हो गया। तो इस तरीके की खबरें राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के बाद से मुसलसिल आ रही हैं। रेवंत रेड्डी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कल असेंबली में कालेश्वरम पर जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी, पिनाकी घोष कमीशन की जो रिपोर्ट थी जस्टिस, तो वो उसको पेश कर दिया है और उस पर सीबीआई इंक्वायरी की उन्होंने बात कही है। और आखिरी खबर ये है कि अफ़गानिस्तान में जो है ज़लज़ला आया है, शदीद ज़लज़ला आया है, 6 की शिद्दत का ज़लज़ला आया है, जिसमें कई लोग मरने की इत्तलात है और कई लोग जो हैं ज़ख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं अफ़गानिस्तान से। तो नाज़रीन, अब वक्त तो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।